कृष्णा फ्रेंड्स, तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ और क्वेश्चन एंड आंसर्स, खास करके जो एक्सपोर्टर्स के माइंड में आते रहते हैं। ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है और रेगुलर एक्सपोर्टर भी हैं जिसके माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं जो रिपीटेटिवली मुझे अलग अलग मेरे क्लाइंट से आए, उसका आंसर यहां पर मैं देने का कोशिश करूंगा। इससे दोस्तों आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन मैं 1 to 20 वीडियो सीरीज में दे चुका हूं। सो यहां पर हम और एडवांस Q&A की बातचीत करेंगे वॉल्यूम 2 में। प्रीवियस वॉल्यूम 1 आपको काफी पसंद आया था, उसके लिए थैंक यू। ऑन रिक्वेस्ट ऑन डिमांड वी हैव ब्रॉट दिस वॉल्यूम 2। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। So first question, can the buyer release the goods based on the scan copy of BL? कि केवल BL की कॉपी से, यानी कि स्कैन कॉपी, फोटो कॉपी एक प्रकार से, क्या उससे गुड्स बायर छुड़वा सकता है? तो यहां पर देखिए इसका आंसर आएगा इट डिपेंड्स कि BL कैसा है दोस्तों। अगर आपका BL नेगोशिएबल है तो उस केस में वो छुड़ा नहीं सकता है, लेकिन अगर आपका नॉन नेगोशिएबल कॉपी ऑफ BL है और आपने BL खास करके सीवेब BL बनवाया हुआ है, राइट, तो वो केस में वो स्कैन कॉपी के ऊपर से भी छुड़वा सकता है। अगर आपने एक्सप्रेस रिलीज या टेलेक्स रिलीज करवाया हुआ है, उस केस में भी बायर केवल स्कैन कॉपी ऑफ BL में से गुड्स छुड़वा सकता है। माय एडवाइस टू स्टार्ट अपॉन BL, खास करके आप बिल ऑफ लेडिंग के कंटेनर नंबर खास करके हाइड कर दीजिए। BL नंबर बता सकते हैं, लेकिन कंटेनर नंबर जो है वो आप उसमें से हटा के आप फिर वो स्कैन कॉपी भेजे अपने बायर को। हो सकता है कि आपको पेमेंट वो पार्टी ना दे, उसका मन बदल जाए और अब उसको गुड्स ना लेना हो, ठीक है। तो उस केस में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द कार्गो। यहाँ पर आपको NOC का भी पिक्चर आता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का। तो माय एडवाइस टू स्टार्टअप इज दैट कि जब भी स्कैन कॉपी ऑफ BL में ट्रेड करे तो मेक श्योर कि कुछ परसेंटेज ऑफ एडवांस पेमेंट आप ले लें, 30, 40, 50%, राइट। और फिर आप जो है स्कैन कॉपी ऑफ BL में वर्क कर सकते हैं। फिर भी उसमें काफी चीजें देखनी पड़ेगी हमको, सो मेक श्योर दैट यू कंसल्ट अस बिफोर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ डील। और यहां पर खास ध्यान आपको यह रखना है कि BL आपका नेगोशिएबल BL होना चाहिए, ठीक है। Further question, what if the buyer cancels my order after I purchase the goods? तो यहां पर प्रश्न ऐसा है कि मैं सामान खरीद लूं फिर बायर मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दे तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैं ये कहूंगा कि आप गुड्स क्यों खरीदेंगे। सबसे पहले तो आप बायर का वेरिफिकेशन करेंगे, पहले DNB रिपोर्ट उनका कराओ, उनका परचेस ऑर्डर आता है तो उनका क्रेडिट इंश्योरेंस आप लो, राइट। जब आपको सिक्योरिटी मिल रही है, जैसे LC का ट्रांजेक्शन हो गया, तो वहां पर उसके फंड्स ब्लॉकेज होने चाहिए इरिवोकेबल में, राइट। उसका वेरिफिकेशन क्रेडिट इंश्योरेंस में कराओ, ECGC कराओ। तो आपको जब पूरी श्योरिटी है कि आपका पेमेंट आना ही है, अगर बायर पेमेंट नहीं भी देगा देन ऑल्सो वी हैव गॉट द क्रेडिट इंश्योरेंस और बायर का क्रेडिबिलिटी अच्छा है, राइट, और उसका परचेस ऑर्डर आ चुका है, तभी ही आपको गुड्स जो है वो प्रोक्योर करना है। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि ही मे कैंसल दी ऑर्डर, तो इस केस में आप सप्लायर के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं कि दे कैन टेक द गुड्स बैक। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम कस्टमाइज प्रोडक्ट उनके लिए बनाने का कोशिश करते हैं, तो उस केस में यू मस्ट रिसीव सम एडवांस। बाकी ऐसा नहीं होता कि बायर परचेस ऑर्डर दे दे तो आपको गुड्स लेना ही है। काफी सारे ऐसे भी सिनारियोज होते हैं कि जहां पर परचेस ऑर्डर हमारे पास बहुत सारे आते हैं लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, हम उसको फुलफिल नहीं करते। तो परचेस ऑर्डर फुलफिल ना करना ये कोई गुनाह नहीं है, राइट। क्योंकि हम जब प्रोडक्ट्स उनको भेज भी देते हैं बाहर की कंट्री में और उनके पोर्ट पे प्रोडक्ट्स पहुंच जाते हैं, फिर भी बायर अगर डिलीवरी नहीं लेता है और पेमेंट नहीं देता है, उस केस में हम बायर के अगेंस्ट में भी लीगल एक्शंस में कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको बताया जाता है कि बायर ने गुड्स कहां लिया, ठीक है, बायर ने गुड्स लिया, डिलीवरी लिया नहीं, राइट। अब उसको नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, अब उसको नहीं चाहिए। अगर उसने गुड्स लिया और पैसा ना दिया तो फिर कंप्लेन हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने अगर गुड्स भेजा ही नहीं और आपने पैसा लिया ही नहीं तो ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन फिर भी पार्टीज में प्रॉब्लम हो सकती है, एम्बेसीज वगैरह में लोग मेल कर सकते हैं और भी हमको ट्रेड प्रॉपरली करना चाहिए।
व्हाट इज द बेस्ट प्रोसीडियर फॉर स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स टू गेट जीएसटी रिफंड फास्ट? तो देखिए दोस्तों, जीएसटी का तो पूरा मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो वो आप खास करके यूट्यूब में चेक कर लीजिएगा। स्टार्टअप्स के लिए मैं ये कहूंगा कि आप जो है अंडर एलयूटी शिपमेंट करें। एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी, मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं। हालांकि परचेस जो है, मुझे पता है कि आपके माइंड में चल रहा होगा कि मैं परचेस एलयूटी के अगेंस्ट में नहीं कर पा रहा हूं, तो उस केस में आप ये ध्यान रखें कि भले परचेस आपका अंडर एलयूटी ना हो, आप जीएसटी देके सप्लायर से गुड्स ले रहे हो, लेकिन अब फिर भी अंडर एक्सपोर्ट्स आप एलयूटी शो कर सकते हो कि आपका एक्सपोर्ट्स अंडर एलयूटी हुआ है। उस केस में क्या होगा, आपका जो शिपिंग बिल है उसमें एलयूटी का डिटेल्स आएगा और एलयूटी अमाउंट आएगा, दैट इज 0.1, और आपको एक लोकल इनवॉइस क्रिएट करके देना पड़ेगा सीएचए को, जो आईएनआर में होगा, ठीक है। और आपका एक्सपोर्ट इनवॉइस जो क्रिएट होगा यूएसडी का, वो आप बैंक में दे रहे हो या बायर को दे रहे हो, लेकिन एक कस्टम फॉर्मेलिटी के लिए, जीएसटी रिफंड प्रक्रिया के लिए आप एक लोकल इनवॉइस बना के आप अपने सीएचए को दे सकते हो। उस केस में आपका रिफंड फास्ट आने का मैक्सिमम चांस है। एनीवेज, अगर आप जो है मेरा जीएसटी का सीरीज पूरा चेक कर लेते हो और वो फॉर्मेलिटी से भी आप जाते हो, तो इतना दिक्कत का बात नहीं है। कैन वी रजिस्टर एंड स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस फ्रॉम होम? देखिए दोस्तों, डेफिनेटली आप घर से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे क्या हुआ है, कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ एरियाज में घर से बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये मैं बता रहा हूं कि क्या इश्यूज है। सबसे पहला इश्यू ये है कि घर से ओपन करने में, खास करके जो स्टार्टअप ईसीजीसी कवर लेने जाते हैं, क्रेडिट इंश्योरेंस, तो क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो, जब उनको पता चलता है कि इनका होम बेस्ड लोकेशन है, तो वहां पर आपकी चांसेस टू गेट द कवर इज लो। दूसरा, लोगों को बैंक अकाउंट ओपनिंग में भी इश्यू आ रहा है कि उनको अप्रूवल नहीं मिल रहे हैं, जो खास करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस घर से शुरू कर रहे हैं, फिर उसको वापस प्रोसेस करनी पड़ती है। तो घर पे भी थोड़ा इट शुड बी अ डिसेंट सेटअप, ऐसे ही नहीं कि एकदम घर में बिल्कुल अनटाइडी सारी चीजें पड़ी हुई है और ऑफिशियल्स आ रहे हैं, क्योंकि उनको फोटोग्राफ्स जो है आपके आपके होम ऑफिस के, वो फोटोग्राफ्स उनको भेजने पड़ते हैं, तो फ्लैक्स वगैरह चीजें प्रॉपरली होनी चाहिए। और खास करके घर से जो शुरू करने वाले हैं, उनको जीएसटी के डिपार्टमेंट की तरफ से भी रिजेक्शन फेस किया है कुछ लोगों ने, मैं सबका नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोगों को घर से अप्रूवल लेने में दिक्कतें और कठिनाई का सामना हाल रिसेंट के टाइम पे फेस करना पड़ रहा है। ये पहले इतना नहीं हो रहा था। और कुछ ऐसे भी इश्यूज आए हैं जहां पर लोग डिफरेंट लोकेशन में सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं राजकोट में हूं, हमारा कंपनी राजकोट में है, ठीक है, तो काफी सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हम राजकोट में एक ऑफिस करना चाहते हैं, हालांकि उसका कोई होम राजकोट नहीं है, लेकिन वो आते हैं, रेंट पे ऑफिस रखते हैं, तो उनको भी जीएसटी में अप्रूवल में दिक्कतें आई हुई है। उनका जो आधार है वो डिफरेंट लोकेशन में शो कर रहा है और उनका बिजनेस है वो यहां पर शो कर रहा है, तो उनको भी यहां पर कुछ इश्यूज आए हैं। तो उनको करना क्या पड़ रहा है कि उनको राजकोट में एक हाउस भी लेना पड़ रहा है और उनका रेंट एग्रीमेंट शो करना पड़ रहा है। सो दिस मेक्स द बिजनेस एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव स्टार्टअप। सो ये भी ध्यान रखें कि आप जो अपना बिजनेस शुरू करें, वो आप कहीं से भी कर सकते हो, आप अपने लोकेशन से करें, जहां पर आपका घर है वहीं से बिजनेस करें, मेन आप यहां से शुरू करें, फिर धीरे 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 अपनी ब्रांचेस बढ़ाएं, राइट। ऐसे करेंगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा, वरना आपको जस्टिफिकेशन प्रॉपरली देना पड़ेगा। वहां पर आपके ऑफिस में जब भी लोग विजिट आए, देयर शुड आए, देन यू शुड बी प्रेजेंट, इट शुड नॉट बी क्लोज्ड। और काफ़ी लोगों को होम बेस्ड बिजनेस में, खास करके जिसके पास वेबसाइट नहीं है या पुअर लोकेशन है, उनको क्रेडिट इंश्योरेंस लेने में भी तकलीफ आई हुई है कि उनको शुरुआत में क्रेडिट इंश्योरेंस या ईसीजीसी स्टार्टअप्स में नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हो सकता है तो ऑफिस सेटअप अगर आप कर सकते हो तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो मेक श्योर कि आप डिफरेंट एजेंसीज़ के लोगों से आप मिले, जैसे बैंक वाले हैं तो आप उनसे मिले और आप गाइडेंस लीजिए कि मैं घर में सेटअप कैसे रखूं, कैसे फ्लेक्स बना। जीएसटी रजिस्टर करा रहे हैं उससे भी आप संपर्क करिए और रेंट पे ऑफिस से अपना सेटअप कराने का आप कर सकते हैं। हाउ टू गेन मोर ट्रस्ट फ्रॉम बायर बाय प्रोवाइडिंग देम एडिशनल सर्विसेज। अब देखिए, एज ए स्टार्टअप की बात करें तो एडिशनल सर्विसेज में आप बायर को क्या प्रोवाइड कर सकते हो जो थोड़ा हटके हो, जो हर कोई प्रोवाइड ना करता हो, ठीक है। वैसे सब बताते हैं कि मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ये प्राइस है, ये चीज है, कैटलॉग है, वेबसाइट है, लेकिन एक एडिशनल सर्विस मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, वो ये है
कि आप एक ऐसा हेल्प करो अपने बायर को जिसको आगे प्रोडक्ट सेल करने में उनको मदद हो, जैसे मार्केटिंग। ठीक है, तो आप जैसे ऑस्ट्रेलिया अगर आपको काम करना है, ठीक है, तो आप पहले इंटरनेट में चेक करो कि कौन से ऑस्ट्रेलियन मैगजीन है बिजनेस के, उस मैगजीन कंपनी को अप्रोच करो और वहां पर एक छोटा सा अपना ऐड दे दो। ठीक है, अपने प्रोडक्ट का ऐड दे दो। वैसे ही आप कुछ न्यूज़पेपर वाले पकड़ो और उसमें आप पैम्पलेट्स वगैरह है या कोई छोटा ऐड है वो आप दे दो और उसके फोटोग्राफ स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो आप बायर को क्या बता सकते हो कि देखिए हम ऑस्ट्रेलिया में मार्केटिंग करना शुरू कर दिए हैं, ये पेपर में हमारा ऐड आता है, ये मैगजीन में ऐड आता है, राइट। तो आप क्या है छोटे इन्वेस्टमेंट में बायर को इंप्रेस कर सकते हो कि नहीं ये बंदा सीरियस है, उनको तुरंत ट्रस्ट आ जाएगा ना कि भाई वो खुद पेपर खोल के देखेगा, राइट, या आप उसको बता सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह, तो उनको खुद ट्रस्ट आएगा, भले तो क्यों ना इसे लिए जाए, ये हमको सेलिंग में सपोर्ट देगा। तो जब भी आप बायर को एडिशनल सर्विस के बारे में सोचो तो ऐसा ही सोचो जिससे उनको आगे प्रोडक्ट सेल करने में उनको मदद रूप हो। ठीक है, जब आप उनका सेल आसान बना देते हो तो आपसे परचेज तुरंत होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज आप खास ध्यान में रखिए। व्हाट इज द इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीडियर फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स टू इजिप्ट? आमतौर पे दोस्तों जब हम ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल में तो ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस वगैरह टिपिकल नहीं होते कि ये कंट्री में आपको करना है तो ये फॉलो आपको करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ कंट्रीज में ऐसे नॉर्म्स हैं, जैसे हम यूएसए में गुड्स बेचते हैं फूड प्रोडक्ट्स, तो यूएस एफडीए उन कंट्री का चाहिए जो एक्सपोर्टर को निकलवाना पड़ता है। काफी ऐसे फार्मा के सेगमेंट में भी है। लेकिन इन सम केसेस वी हैव टू फॉलो द प्रोसीडियर एज एन एक्सपोर्टर, और वो उनकी कंट्री में भी हमको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फ्लो हमको करनी पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें इजिप्ट की, तो इजिप्ट में एक एसीआई प्रोसीडियर है। एसीआई क्या है? एडवांस कार्गो इंफॉर्मेशन प्रोसेस। ये एसीआई प्रोसेस में एक्सपोर्टर को, यानी कि इंडियन एक्सपोर्टर को, कार्गो एक्स प्लेटफॉर्म नाम का एक प्लेटफॉर्म है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वो उनकी प्रोसेस फी $150 है, $150 प्रोसेस फी है, और फिर आगे से जितना आप डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करते हो उसकी $3 जितनी फी लगती है पर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये आपको एवरी शिपमेंट ये कॉस्ट है, यानी कि आप पकड़ के चलिए $165 आपको ऑलमोस्ट एवरी शिपमेंट कॉस्ट होगा। डॉक्यूमेंट में क्या आपको अपलोड करना होता है साइट पे, जैसे बिल ऑफ लेडिंग का कॉपी हो गया, ठीक है, फिर अपना पैकिंग लिस्ट हो गया स्कैन कॉपी, फिर अपना इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, इनके पीडीएफ फॉर्मेट और एक्सेल फॉर्मेट दोनों चाहिए। याद रखिए पीडीएफ फॉर्मेट और एक्सेल फॉर्मेट। और यहां पर भी बताया गया है कि जो कमर्शियल इनवॉइस बने उसमें आपका जो टैक्स आईडी है, यानी कि आपका जीएसटी आईडी, वो शो करना चाहिए, और इंपोर्टर का वैट आईडी शो करना चाहिए। तो आपको इंपोर्टर का भी वैट आईडी शो करना पड़ेगा। अगर आप कंसाइनी में इंपोर्टर लिखते हो, अगर आपका एलसी में डील है तो बायर अदर देन कंसाइनी में अगर आप लिखते हो और अपना कंसाइनी में बैंक लिखते हो, तो इन दैट केस ऑल्सो आपका पार्टी का वैट आईडी हैज टू बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और दूसरा एक्सेल फॉर्मेट में आपको देना है, एक्सेल या फिर एक्सएमएल फॉर्मेट। तो बेसिकली एक्सेल, जो एक्सेल का फाइल होता है उसका एक्सटेंशन एक्सएलएस होता है, तो वो आपको एक्सेल फाइल में भी देना पड़ेगा। ओनली पीडीएफ विल नॉट डू, तो वर्ड फाइल यहां पर नहीं चलती है, ये आप ध्यान रखें। और सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, राइट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फर्दर जो है इजिप्ट में GOEIC करके भी एक .gov.eg करके साइट है, जहां पर बताया गया है कि यू नीड टू फॉलो दिस प्रोसीडियर। खास करके आपके प्रोडक्ट्स जो है टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, सैनिटरी वेयर है, टॉयज है, टेबल वेयर और लाइटिंग प्रोडक्ट्स है, तो ये चीज में आपको फॉर्मेलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली इजिप्ट में एक्सपोर्ट करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन चिंता ना करिए दोस्तों, 90% केस में ऐसा इंपोर्टिंग कंट्रीज में 90% प्रोडक्ट्स में नहीं होता। देयर आर सम ऑफ द रेयरेस्ट केसेस, सम ऑफ द कंट्री नॉर्म्स जो रिसेंटली ये आए हुए, ये 2021 से पहले नहीं था, राइट, ये रिसेंटली ये अभी एक्टिवेट होना शुरू हुआ है, जहां पर ये डिमांड किया जा रहा है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना, लेकिन ये ऑल प्रोडक्ट्स में नहीं है। और खास करके जो इंपोर्टर है उनको नाफ्सिया, दैट इज NAFEZA, उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। ये एक्सपोर्टर के लिए नहीं है, लेकिन इजिप्ट का जो इंपोर्टर है उसके लिए कार्गो एक्स प्लेटफॉर्म नहीं है। वो कार्गो एक्स प्लेटफॉर्म हमारे एक्सपोर्टर के लिए है। इंपोर्टर के लिए जो इजिप्टर जो है उनको नाफ्सा में रजिस्टर करना है। ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड द बायर्स ऑफ स्पाइसेस? तो अगर दोस्तों आप स्पाइसेस के एक्सपोर्टर हैं तो गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ, जो एक प्रकार का सरकारी B2B पोर्टल है, जो है spiceexchangeindia.com। ठीक है,
तो ये वेबसाइट से दोस्तों एक प्रकार का उन्होंने एआई फीचर्स डाला हुआ, आप विजिट करिएगा और यहां पर आप बायर सेलर वर्चुअल मीट कराते हैं और यहां पर आपका डील हो सकता है। टेल वन बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेप टू लर्न फ्रॉम भगवद गीता। अगर वन स्टेप की मैं बात करूं और अगर आपको शुरू करना है प्रैक्टिकल भगवद गीता से, तो शुरू ये कर सकते हैं आप कि श्लोक जो है चैप्टर 5 श्लोक 29, तो पहला आप ये मानिए कि आप एंजॉयर नहीं है, ओनली कृष्णा इज द एंजॉयर। नॉर्मली क्या होता है, हमारी पेरेंट्स हमको ट्रेनिंग देते हैं कि ये बेटा ये खा लो, ये बेटा ये कर लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, लाई हूं। तो इससे अल्टीमेटली वी फील द हैप्पीनेस, वी फील लाइक दैट वी आर किंग, राइट। बच्चों को ऐसे लगने लगता है कि वाओ मेरे लिए कितना अच्छा पेरेंट्स कर रहे हैं, लेकिन वो बेस्ट ट्रेनिंग नहीं है। पेरेंट्स को तपस्या भी सिखानी चाहिए। तपस्या क्या है? तपस्या क्या है कि विलिंगली एक्सेप्टिंग द सैडनेस एट सम लेवल, राइट। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप अपने पेट में चाकू मार दो, ये नहीं, लेकिन यू आर विलिंगली एक्सेप्टिंग। मैंने एक छोटा सा तपस्या करने का कोशिश किया है और अभी भी मैं कर रहा हूं। मैंने इस समर पे ये तपस्या लिया है कि आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक दी कूल वाटर। अब जैसे पानी है तो फ्रिज का लोग पीते हैं, तो मैंने ये रखा है कि एटलीस्ट दिस सम आई वांट टू डू दिस तपस्या कि मुझे ठंडा पानी नहीं पीना है, जो वार्म वाटर होगा वो पिएंगे। तो ऑब्वियस बात है, शरीर को ठंडा पसंद होता है पानी, लेकिन फिर भी मैं पी सकता हूं ठंडा, लेकिन आई एम नॉट ड्रिंकिंग दैट बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ माई तपस्या। थोड़ा आप डिस्कंफर्ट जोन में आइए तो आप जो है अच्छा प्रोग्रेस कर पाएंगे अपने लाइफ में। ये थोड़ा प्रैक्टिस दीजिए अपने आप को, बिकॉज यू आर नॉट द एंजॉयर। सिंपल है, कृष्णा जी इज द एंजॉयर। ये जो आप एंजॉय करने के लिए चीजें कर रहे हो ना, ये एंजॉयमेंट हमारे लिए नहीं है, ये केवल कृष्णा जी के लिए। ओनली कृष्णा जी इज द सुप्रीम एंजॉयर, वी आर इज सर्वेंट, हम नौकर हैं उनके। तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा चीज के। फॉर द क्वेश्चन हाउ टू सेंड अ सैंपल ऑफ मैंगोज, मैंगोज के सैंपल कैसे भेजे जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंगोज के सैंपलिंग नॉर्मली नहीं होते हैं। काफी हमारे पास बाहर आते हैं, कहते हैं कि हमको 50 किलो मैंगो चाहिए, 100 किलो चाहिए, 200 किलो चाहिए। उनको हम कन्विंस करते हैं कि आप ये ऑर्डर 1200 किलो तक करो, ये करो। और आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, 90% केस में स्टूडेंट को सफलता मिली हुई है। जो आदमी 50-100 किलो लेने आता है वो 1200 किलो लेके जाता है। उसको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ता है कि प्रोडक्ट अच्छा है और ये तेरी कंट्री में अच्छा बिक जाएगा। ये अगर आप कॉन्फिडेंस दिला दोगे ना बायर के माइंड में, अच्छा सा प्रेजेंटेशन देके, तो वो 1200 किलो का एक यूएलडी का ऑर्डर करेगा, क्योंकि सैंपलिंग कोई नहीं ले जाएगा। रेयरेस्ट ऑफ केस में इसका सैंपल होता है, बाकी नहीं होता है। तो बेसिकली 1200 किलो भेजना ही एक सैंपल है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा समझिए। व्हाट इज द जनरल पॉलिसी ऑफ सेंडिंग सैंपल्स इन द एक्सपोर्ट बिजनेस। आमतौर पे एक्सपोर्ट बिजनेस में सैंपल फ्री में नहीं जाते, बहुत कम केस में फ्री जाते हैं। अगर लगता है बायर इज वेरी स्ट्रांग और अगर लगता है वो गट फील आता है तो लोग बेचते हैं। बाकी सैंपल प्रोडक्ट में फ्री जाता है वो, लेकिन उसका जो फ्राइट कॉस्ट होता है, जो कुरियर चार्जेस होता है, जो शिपिंग कॉस्ट होता है, वो बायर देता है और वो एक्सपोर्टर बायर से ले लेता है एडवांस में। नॉर्मली ये पेपाल से रिसीव होता है पैसा, तो पेपाल में जो आपने अपना आईडी लिंक किया हुआ है वो आप बायर को भेजते हो, बायर फंड्स देता है, बायर जो फ्राइट कॉस्ट देता है वो आ जाता है और सैंपल जो है वो उनको फ्री में जाता है। लेकिन कुरियर का भाड़ा जो है, जो फ्राइट कॉस्ट है, वो एक्सपोर्टर नॉर्मली बेयर नहीं करते हैं। द वेसल संक इन डीए पेमेंट टर्म्स एंड इनको टर्म्स इज एफओबी, इज एक्सपोर्टर सेफ। अब देखिए दोस्तों, डीए टर्म्स ऑफ पेमेंट में क्या होता है कि पार्टी एडवांस पेमेंट नहीं देती, ये क्रेडिट टर्म्स है। नॉर्मली लोग डीए कब करते हैं, जब उसको पूरा सिक्योरिटी मिले, क्रेडिट इंश्योरेंस मिल जाए, तो उस केस में वो डीए में काम करता है। अब उनका यहां पर इनको टर्म्स क्या है, एफओबी है। एफओबी का मतलब क्या है कि जहां पर एक्सपोर्टर इंश्योरेंस नहीं लेता, ठीक है, मरीन इंश्योरेंस की बात करता हूं, यहां पर बायर लेता है। लेकिन अब शिप गया और डूब गया, तो उस केस में प्रॉब्लम ऐसी आती है कि बायर जो है उनको पैसा देना पड़ता है एक्सपोर्टर को, और बायर को इंश्योरेंस कंपनी से एक्चुअल क्लेम करना पड़ता है। लेकिन यहां पर बायर ऐसा नहीं करता, क्योंकि बायर सोचेगा ना कि मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मेरा शिप डूब चुका है, अब मैं क्यों पैसे दूं और इंश्योरेंस से लूं।
इससे बदले एक्सपोर्टर लड़े। अब एक्सपोर्टर यहां पर उसको इंश्योरेंस उसके पास है ही नहीं, तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, बायर से इंश्योरेंस का कॉपी लेना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है। उसमें बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट बायर का भी चाहिए, क्योंकि बायर ने यहां पर इंश्योरेंस लिया है। तो बायर यहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं। ऐसे केसेस भी आए हैं, अगर ले ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बायर इन्वॉल्वमेंट ना लेना और वो आपको इंश्योरेंस का डिटेल्स या फिर इंश्योरेंस कंपनी के साथ संपर्क ना करे, आप अकेले फाइट करते रहो, तो आपको क्लेम लेने में बहुत दिक्कत आ जाएगी, और यहां पर आपका कुछ फॉल्ट है भी नहीं। ठीक है, तो उस केस में एक एडिशनल सिक्योरिटी एक्सपोर्टर के लिए क्या है, डबल इंश्योरेंस। यहां ध्यान रखिए दोस्तों, व्हाट इज दिस, डबल इंश्योरेंस। तो डबल इंश्योरेंस का मतलब क्या है दोस्तों, कि यहां पर आप एक एडिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस आप लेते हो, तो यहां पर दो इंश्योरेंस हो गए, एक्सपोर्टर के पास भी कॉपी है इंश्योरेंस का और बायर के पास भी है। इस केस में अगर ऐसा सिनेरियो हो गया कि वेसल संक हो गया और बायर पैसा नहीं दे रहा है और इंश्योरेंस में ये चीज कवर्ड है, तो ये एक्सपोर्टर अपनी तरीके से क्लेम इजीली कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस खुद लिया है, राइट, उनके पास उनकी कंट्री से, तो वो प्रॉपरली उसको जस्टिफाई कर सकता है और क्लेम ले सकता है। ये ध्यान रखिए दोस्तों कि यहां पर दोनों लोग क्लेम नहीं ले सकते। ठीक है, भले ही आपने डबल डबल इंश्योरेंस लिया है, फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि बायर भी अपनी तरीके से क्लेम प्रक्रिया शुरू कर दे। ऐसा नहीं होगा। भले आप दो इंश्योरेंस ले सकते हो, डबल इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत आप ले सकते हो, लेकिन क्लेम किसी एक ही पार्टी को मिलेगा। इसको मिलेगा हु इज द ओनर। तो ओनर जो है, अगर पेमेंट नहीं आया है तो बीएल आपके फेवर में है, राइट। तो यहां पर आप ओनर होंगे, और उन्होंने अगर डिलीवरी ऑर्डर ले लिया है, बीएल और ड्यूटीज वगैरह सारा चीज पे कर दिया, देन दे बिकम्स द अल्टीमेटली फाइनल ओनर वंस दे रिसीव द डीओ फ्रॉम लाइन। तो फिर उनको अल्टीमेटली क्लेम मिलेगा, यानी कि दोनों में से एक को ही मिल सकता है। तो दोनों में से एक को ही मिल सकता है, ये बेसिकली रूल है। तो अगर आप ये एडिशनल प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको खास करके अपने इंश्योरर को बताना पड़ेगा कि भले ही मेरा एफओबी शिपमेंट है, लेकिन आई वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू द सीआई व्हिच इज एफओबी प्लस इंश्योरेंस बाय हैविंग द डबल इंश्योरेंस। ठीक है, तो अंडर दैट रूल यू कैन हैव योर सेपरेट इंश्योरेंस एज वेल। और खास करके वो इतना महंगा नहीं आता, तो वो आप चीज एडिशनली रख सकते हैं। फर्दर, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द इंश्योरेंस क्लेम कुड बी रिजेक्टेड। तो क्लेम रिजेक्ट होने के काफी रीजन हो सकते हैं, लेकिन मुख्य में रीजन आपको बता सकता हूं। सबसे पहला, विलफुल मिसकंडक्ट। अगर विलिंगली कुछ गलत किया जाए तो ऑब्वियसली कोई क्लेम आपको नहीं दे सकता, और इसके सर्वेयर भी आते हैं। मतलब आप, ऐसा नहीं होगा कि जैसे क्लेम आप तुरंत मिल गया, नो, द सर्वेयर विल वेरीफाई इट वुड बी वेरीफाइड, तो ये चीज आपको अल्टीमेटली मिलती है। अगर कोई ऑर्डिनरी लीकेज, ऑर्डिनरी लॉस है, नॉर्मली 2-4-5% का लॉस है इन टर्म्स ऑफ वेट और वॉल्यूम, तो भी नहीं मिलता है। और खास करके आपका पैकेजिंग जो है वो अगर खराब हुआ है तो भी नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका कंटेनर स्टफ होता हो, इसके प्रॉपर फोटो और वीडियो रखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है क्लेम के टाइम पे, राइट। क्योंकि काफी ऐसे क्लेम है जो शिपिंग लाइन की में भी जाते हैं हमारे। तो शिपिंग लाइन में कंटेनर लीकेज हो गया वगैरह, उनका टेम्परेचर में इश्यू हुआ, तो ये सारी चीजों, पाइप जो है उसमें प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे केसेस में क्या है, लाइन की तरफ से भी हमको क्लेम मिल सकता है जब उनके कंटेनर में कुछ इश्यू की वजह से हमारा प्रोडक्ट को खराबी हो। तो उस केस में भी आपके पहले से फोटोज और वीडियोस रखने बनते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है दोस्तों कि कभी कभी डिले की वजह से भी प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं। हमने तो टाइम में भेज दिया, लेकिन बायर जो है वो लेट क्लियर कराया, वो लेट बैंक में डॉक्यूमेंट्स लेने गया, लेट कस्टम क्लियरेंस कराया, और फिर वो बताता है कि प्रोडक्ट खराब आया। उस केस में इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी लायबल। उस केस में बायर जो है वही लायबल होगा। अगर बायर यहां पर आपका पेमेंट स्टॉप करवा देता है तो आपको क्रेडिट इंश्योरेंस में जाना है, और ये एक फाइनेंशियल फ्रॉड होगा, और ये बेसिकली बायर का पेमेंट डिफॉल्ट के अंतर्गत आपको क्लेम मिलेगा। ठीक है, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको चेकआउट करना पड़ता है। तो ये मेरा क्लेम है जो मरीन इंश्योरेंस में फॉल करेगा, या फिर मेरे को क्रेडिट इंश्योरेंस में फॉल करेगा, या फिर मेरा एयरलाइन में शिपमेंट है तो अंडर एसडीआर रूल मुझे क्लेम लेना पड़ेगा, अंडर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो दिस वी नीड टू चेक इट आउट। और फर्दर दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो मुझे काफी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। लोग बताते हैं कि सर, आई लॉस्ट माई लव, हाउ आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई बिजनेस एंड लाइफ। कोविड के टाइम पे मुझे कॉल्स आए मेरे क्लाइंट के कि सर, मैंने मेरे वाइफ को खो दिया है, अब हम क्या करें, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं।
मेरे क्लाइंट्स ये भी मुझे बताए हैं कि मेरा गर्लफ्रेंड था, अब नहीं रहा, अब ब्रेकअप हो गया, अब इश्यू हो रहा है। ऐसे रेगुलरली क्वेश्चंस मुझे आज भी आते रहते हैं क्लाइंट के द्वारा। तो अब मैं फोकस कैसे करूं, मुझे फोकस ही नहीं कर पा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लव को लेके मिसकंसेप्शन है, ये मैं क्लियर आपको बता देता हूं। पहले लव क्या है ये समझो। लव जो है वो शरीर का गुण नहीं है। आप जो लव करते हो वो शरीर से करते हो, ये शरीर का गुण नहीं है। लव जो है वो आत्मा का गुण है, सोल का गुण है। सबसे पहले तो ये समझिए, राइट। ये जो भी रिलेशनशिप आप देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ का हो गया या जो भी आप रिलेशन देख रहे हो, ये सारे रिलेशनशिप है जो भौतिक संसार के, वो शरीर से जुड़े हुए रिलेशनशिप है। और जो सोल का रिलेशनशिप होता है, राइट, अभी काफी मुझे लोग बताते हैं कि मैं तो मेरे वाइफ को जो है, ये मैं तो मेरे गर्लफ्रेंड को है बाई सोल, मैं तो सोलमेट मानता था, मेरे आत्मा से प्रेम करता था। गलत। आत्मा केवल भगवान से ही प्रेम कर सकते हैं, वो कभी व्यक्ति से प्रेम कर ही नहीं सकते, राइट। तो आप जो हो, आत्मा हो आप, और आपका सोल जो है कैन ओनली लव गॉड। बाकी पॉसिबल ही नहीं है। ये सारा जो प्रेम है आपका ऊपर नीचे होता रहता है, हस्बैंड वाइफ का प्रेम भी ऊपर नीचे होता रहता है, सारा चीज ऊपर नीचे होता रहता है। प्रेम का ये गुण नहीं है, प्रेम हमेशा बढ़ता रहता है, इट कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग फेस में नहीं जाता कभी, राइट, कि चलो अब एज बड़ी हो गई अब थोड़ा डाउन फेस में लव जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, राइट। तो ये क्लियर ही समझिए, शास्त्र स्पष्ट बताते हैं इस चीज को कि लव जो है केवल ही केवल भगवान से हो सकता है, बाकी कोई लव है ही नहीं। इस चीज को आप समझिए। हाँ, जो इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप जो है लव ना करें अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने फ्रेंड को। आप अपने फैमिली मेंबर्स को लव करें, लेकिन आप उनको डिवोटी बनाइए पहले, राइट। पहले डिवोटी बनिए और डिवोटी बनाइए। डिवोटी में लव होता है देन इट्स ओके। बाकी जो चीज है वो तो आपको नरक में ही लेके जाएगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।